गाइस, वेलकम टू द नीट PYQ सीरीज़। आज हम लोग चैप्टर लेके आए हैं गाइस, केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में हम पिछले 10 साल के जितने भी PYQs है कोशिश करेंगे सबके सब कंप्लीट कर ले सिंगल वीडियो में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल, रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10⁻³ यानी के की वैल्यू हमें दे रखा है 4.606 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज। मतलब हमें क्या कर रहा है, हमें C0 जो इनिशियल कंसनट्रेशन है वो 2 दे रखा है और अब बाद का क्या दे रखा है, CT दे रखा है हमें 0.2। तो हम जानते हैं KT इक्वल्स टू ln C0/CT। हमें K की वैल्यू दे रखी है, हमें C0 और CT दे रखा है, हमें टाइम निकालना है। इसमें हम लॉग ले लेते हैं तो लॉग हो जाएगा लॉग C0/CT इक्वल्स टू एक सेकेंड, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग C0/CT। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। के की वैल्यू दे रखी है 4.606 इंटू टाइम इक्वल्स टू 2.303 लॉग 2/0.2। तो लॉग 10 1 हो जाता है तो 2.303 इक्वल्स टू 4.606 इंटू टाइम। तो टाइम आ जाएगा 2.303 अपॉन में 4.606, बेसिकली ये 1/2 आ जाएगा। अच्छा, इंटू 10⁻³ भी है तो 1/2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ये -3 नीचे तो ये +3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 500 सेकेंड। हमारा पहला सवाल यहाँ पे डन हो गया। बहुत ईजी सा सवाल था, सिंपल एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K, the time required for the completion of 99% of the reaction is given by। तो हम जानते हैं T½ क्या होता है, 0.693/K या ln2/K। T75% क्या होता है, 2 इंटू T½ T90% क्या होता है, 3 इंटू T½ 3 इंटू T½ या बेसिकली ये होता है 3.33। और T99% क्या होता है, 6.3266 इंटू T½ ठीक है। और T½ क्या हमें पता है, T½ होता है तो हो जाएगा 6.66 इंटू T½ है 0.693/K। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.606/K। हो जाएगा T99%। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो कुछ जनरल वैल्यूज होती है T½ ये सबको याद होता है। इसके अलावा हमें ये T75%, T90% और T99% ये वैल्यूज भी याद करनी होती है, जिससे हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। और अगर आपको ये नहीं पता तो आप क्या करेंगे, आप T इक्वल्स टू 0. T का फॉर्मूला भी हम जानते थे, एक सेकेंड इरेजर,
पेन छोटा कर लेता हूँ। t इक्वल्स टू 2.303/k लॉग, अब यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो जाएगा तो फाइनल कितना बचेगा 1। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखते हैं 2.303/k लॉग 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 log 10। 2.303 इंटू 2 log 10/k, तो 2 log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो 2.303 इंटू 2/k, तो ये हो जाएगा हमारा 4.606/k। कुछ जो मेथड आसान लगे आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन A to B इज 0.6 इंटू 10⁻³ यानी रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दे रखी है मोल पर सेकेंड। If the concentration of A is 5 molar, the concentration of B after 20 minutes, मतलब C0 दे रखी है 5, CT निकालना हमें, टाइम दे रखा है 20 मिनट्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो K का वैल्यू है, टाइम को हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो टाइम हो जाएगा 20 इंटू 60 सेकेंड। बस अब वैल्यूज पुट करना है। KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग, इनिशियल है 5, इसको मान लेते हैं x, तो कितना हो जाएगा, K की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 60 इक्वल्स टू 2.303 log 5/x। आगे करते हैं, इसके बाद साथ कुछ कट रहा हो, log 5/x 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू 2 6 12 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू 2.303 log 5/x। log a/b को लिख सकते हैं log a माइनस log b, तो वही करेंगे हम 2.303 log 5 माइनस log x 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू 12 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2.303 इक्वल्स टू log 5 माइनस log x 0 30 48 0.7। जो log 5 की वैल्यू होती है होता है 0.7। इसको सॉल्व करते हैं, ये 10⁻², ये 10⁻⁻1 बचेगा, 6 12 जा 72, 7.2 इंटू 10 तो 0.72 अपॉन में 2.303 माइनस 0.7 इक्वल्स टू log x। एक सेकेंड, अरे यार
यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली मोल पर सेकेंड दे रखा है, यानी ये दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम जानते हैं ए नॉट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी। तो इनिशियल कंसनट्रेशन है 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 60। बस अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 80 की वैल्यू आ जाएगी 0.72 मोलर। इसका आंसर क्या है हमारा, डी ऑप्शन। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ रिएक्शन ए से बी प्रोडक्ट रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। मतलब ये बोल रहा है रेट क्या हो रहा है, 2 टाइम हो जा रहा है जब बी की कंसंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं। मतलब बी डबल हो रहा है तो रेट भी डबल हो रहा है, यानी बी ट्रिपल होगा। तो यानी बी की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, 1 टाइम। ठीक है, और देखते हैं। एंड द रेट इंक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट ए एंड बी आर डबल्ड। अब क्या बोल रहा है, रेट जो हो रहा है वो 8 टाइम्स हो जा रहा है। कब, जब बी को डबल करा और ए को भी डबल कर दिया। तो हम जानते हैं रेट हो जा रहा है 8 टाइम्स। ठीक है, इसको मैं लॉजिक से कर देता हूँ। जैसे हमारा रेट क्या है, बी पे तो 1 टाइम अगर हम मान लेते हैं ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया हमने, तो रेट कितना हो जाएगा, 4A और इंटू बी डबल हो गया तो बी हो जाएगा 2B। तो रेट कितना हो गया, 8A इंटू बी, यानी बी पे कैसे डेवलप कर रहा है, 2 टाइम्स। तो यानी क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के ए का स्क्वायर बी का 1। यानी अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, इसमें बोल रहा है ए की कंसंट्रेशन जब हमने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और बी को डबल करा तो रेट 2 टाइम्स ही रहेगा। अब दोनों को कर दिया साइमल्टेनियसली, ए और बी दोनों का डबल, तो रेट क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 टाइम। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ए पे डबल बी पे 1, डी ऑप्शन 6 का डी। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिटन इन द 3 ways. The relationship between K and K dash. ओके, रेट पहले हम रेट लिख लेते हैं इस रिएक्शन का, 2N2O5 4NO2 प्लस O2। इसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस DN2O5 बाई DT इंटू कोफिशेंट डिवाइड में इक्वल्स टू प्लस DNO2 बाई DT इंटू 4 प्लस DO2 बाई DT टू 1। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 DN2। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू DN2O5/DT। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है KN2O5, तो हम लिख देते हैं KN2O5। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू K-N2O5। ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू K डबल डैश इंटू O
5, ठीक है। अब इसके बाद K(N2O5) N2O5 की कंसनट्रेशन चला जाएगा, तो ये आ जाएगा K'/2 नहीं K क्या हो रहा है, तो N2O5 की कंसनट्रेशन यहाँ से कट जाएगा, बच जाएगा हमारा क्या K/2 K'/4 K'/1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा K'(1 2), तो K इक्वल टू 2K इक्वल्स टू K' इक्वल्स टू K', ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा K' इक्वल्स टू 2K, K' इक्वल्स टू 2K और K' इक्वल्स टू K/2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ द रिएक्शन NO2Cl2 इज गिवन बाय द रेट इक्वेशन रेट। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज बाय, जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है के जो कि टेम्परेचर पे सिर्फ डिपेंड करता है, इसको कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO नहीं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 नहीं, डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9th का बी ऑप्शन। हमें इसमें ये याद रखना है कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फॉर द रिएक्शन DN2 द वैल्यू ऑफ -DH2/dt निकालना है, यानी dNH3/dt की वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁴। हमें पूछा गया है -DH2/dt, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देख हम इस रिएक्शन का रेट लिख लेते हैं -DHT -DH2/dt कोफिशिएंट 3 इक्वल्स टू dNH3/dt 2। ओके, अब हमें निकालना क्या है, NH3/dt दे रखा है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें निकालना, कर लेते हैं सॉल्व। dH2/3dt इक्वल्स टू dNH3/2dt। अब इसके बाद बस वैल्यूज पुट करने हैं, आंसर आ जाएगा। इस 3 को हम वहाँ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू dNH3/dt इक्वल्स टू dH2/dt माइनस, तो यानी जो वैल्यू 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ जाएगा 2 से 2 गया 3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BrO3 aqueous 5Br - 6H plus Br2 of H2. The rate of appearance of bromine is related to rate of disappearance of bromide ion as following. Rate of the reaction लिख लेते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन होता क्या है, अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन मतलब dBr2/dt
और ये हो गया हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन यानी DBr माइनस अपॉन DT। ये हो गया हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है। चलो फिर रेट ऑफ द रिएक्शन इसी के हिसाब से लिखते हैं। तो माइनस DBr माइनस बाई DT कोफिशिएंट 5 आ जाएगा। ब्रोमाइड DBr2 बाई DT यहाँ जाएगा 3, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है और यहाँ कोफिशिएंट 5 है। बस अब हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है ऑप्शन उस तरीके से सेट करना है। DBr2 बाई DT, ये रहा DBr2 बाई DT, इस 3 को हम यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा DBr2 बाई DT इक्वल्स टू 3/5 माइनस DBr बाई DT, यानी -3/5। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऑप्शन में हमें यही दिख रहा है, देख लो। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन N2O5NO2 प्लस O2 रेट एंड रेट कांस्टेंट आर, रेट कांस्टेंट आर, ठीक है। देन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट द टाइम विल बी। तो हमें रेट दे रखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो हमें ये रिएक्शन दे रखा है, तो रेट की वैल्यू दे रखी है आर, रेट एंड रेट कांस्टेंट, रेट 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴। रेट कांस्टेंट की यूनिट से हमें पता चल रहा है ये पर सेकंड, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट को हम लिख देते हैं K⁴ ठीक है। तो रेट हमारा दे रखा है 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴ के रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻⁵, 3.4 इंटू 10⁻⁵, और कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पूछा हुआ है बस। तो यहाँ से क्या जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आ जाएगा 1.02 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में 3.4 इंटू 10⁻⁵। ये 10⁻⁻1 बच जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10.2 डिवाइडेड बाई 3.4, ये बेसिकली 3 आएगा। इसको डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आ जाएगा हमारा 3 मोलर। दिस इज आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द, जो रेट होता है वो कोई भी रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे। तो रेट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द reactants. 18 question. A first order reaction has a rate constant. The time required for 40 gram of this reactant to reduce to 10 gram. ये पर सेकेंड, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से सवाल है। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है 2.303 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ए नॉट दे रखा है 40, 80 दे रखा है 10, 40 ग्राम 10 ग्राम
ए नॉट 80 दे दिया। अब इसके बाद हमें निकालना है क्या, टाइम की वैल्यू। तो क्या होता है के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट 40/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 आ जाएगा। के की वैल्यू तो रखिए 2.303 इंटू 10⁻³ इंटू टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग 4। 2.30 से 2.303 गया तो ये कितना आ जाएगा, तो टी इक्वल्स टू log 4 इंटू 10⁻³ log 4 होता है हमने क्या निकाला यहाँ 18। ठीक है 40 10 4 0.6, बाकी सब सही करा ना। टेन की पावर 3 log 4, हाँ ठीक है। log 2 इसको लिख सकते हैं, log 4 को log 10 to 0.30 तो log 4 होता है 0.6, तो 0.6 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा हमारा 600 सेकेंड। इसका आंसर हमारा कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले हमने के की जो वैल्यू दे रखी थी उसको हमने पुट करा, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। उसके बाद के की वैल्यू 2.303 इंटू 10⁻³ दे रखा था। टाइम निकालना था हमें 2.33 log 40/10 log 4। log 4 की वैल्यू होती है 0.6। ये क्वेश्चन में दे रखा हमें log 2 की, तो log 4 को हम लिख सकते हैं, log 4 को लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, तो इसको कर सकते हैं 2 log 2। अब ये log 2 का स्क्वायर कैसे हुआ, तो log a की पावर n अगर कहीं होता है तो हम लिख सकते हैं उसको n log a। ये जो पावर होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है और जो इसका कोफिशिएंट होता है वो वैसे ही रहता है। इस तरीके से मैंने इसको पुट कर दिया, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 when the initial concentration of reactant is doubled the half life period of a zero order reaction is। टी हाफ हम जानते हैं A0/2K, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी अगर हमने कंसंट्रेशन डबल करा तो टी हाफ भी 2 टाइम हो जाएगा, यानी टी हाफ भी डबल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। 19 का जाएगा बी। 20 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के भी सवाल देख लेते हैं। हम जानते हैं जी रेट जो होता है वो डिटरमाइन किससे होता है, आरडीएस स्टेप से। आरडीएस में हमारा इंटरमीडिएट भी होगा, पर रेट लॉ में हमारा इंटरमीडिएट नहीं होता, हमारे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आना चाहिए, रिएक्टेंट। तो अगर इंटरमीडिएट आ गया तो उसको हम निकाल देंगे बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू। चलो फिर सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्लो स्टेप ये है, तो यही हमारा आरडीएस हो गया। चलो फिर तो देखते हैं, आर इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y2। ये y2 तो ठीक है, पर ये x हमें रिएक्शन में नहीं चाहिए, तो हमें इसे निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाले रिएक्शन को यूज़ करते हैं। फर्स्ट वाले रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x द होल स्क्वायर अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ x2।
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x2 इंटू के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो x को क्या लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 x2 की पावर 1/2। तो बस अब इस x जो ये x की वैल्यू आई है उसको हम अपने यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारा क्या आया था, के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 x की पावर 1/2 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ x। अब हमें इस x को रिप्लेस करना है तो रेट हमारा क्या आ चुका है, के एक्स इंटू y2 की पावर 1। बस इसके बाद हमें क्या करना है, x को रिप्लेस करेंगे इससे, तो x की जगह लिख देते हैं के इंटू के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 x की पावर 1/2 y2 की पावर 1। अब ये जो पूरा टर्म है के इंटू के इक्विलिब्रियम, इसको हम मान लेते हैं के डैश। तो रेट क्या हो जाएगा, के डैश x की पावर 1/2 y2 की पावर 1। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या जाएगा, x ये x ये y, तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा x प्लस वाई ये 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2 इक्वल्स टू 1.5। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1.5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन में मैं बेसिकली एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं इसे। इस क्वेश्चन में जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है उससे हमें रेट का इक्वेशन लिखना होता है। उसके बाद हमें उसमें देखना होता है कि उसमें जो इंटरमीडिएट है वो रेट लॉ में नहीं आता, तो हमें उस इंटरमीडिएट को हटाना होता है विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैंने ये वाला रिएक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं इसको लेता तो उसके बाद मेरे पास एक y भी आ जाता और उस y को हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने ऊपर वाला रिएक्शन लिया जिसमें हमारा x2 और x आ गया। इसके बाद हमने x की वैल्यू निकाल ली, कंसंट्रेशन ऑफ x, उसके बाद वैल्यू पुट करके हमारा ओवरऑल ऑर्डर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10 की पावर -2 पर सेकंड, यानी k की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -2 पर सेकंड, यानी फर्स्ट ऑर्डर गिवन है। How much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram? सेम क्वेश्चन, ए नॉट दे रखा है 20 ग्राम, एटी दे रखा है 5 ग्राम। ये फिर से दोबारा सेम ही सवाल है, के टी इक्वल्स टू 2.303 log 20/5, के की वैल्यू 10 की पावर -2 इंटू टाइम इक्वल्स टू 2.303 log 4, 2.303 इंटू 10 log 2, तो ये हो जाएगा 0.6 अब 1 में 10 की पावर -2 इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं 10 की पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 2 से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 138.6 सेकेंड। ठीक है, 21 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22। या इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जो तरीका क्या है, टी हाफ निकाल लेंगे पहले। टी हाफ होता है ln 2/k, यानी 0.693/k। के की वैल्यू 10 की पावर -2 है, तो 0.693 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा टी हाफ। अब हम जानते हैं 20 ग्राम से 10 ग्राम जाने में 1 टी हाफ लगेगा और 10 से 5 जाने में 1 टी हाफ लगेगा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी हाफ। तो 2 इंटू 0.693 इंटू, तो आंसर हमारा वही आ जाएगा। ठीक है।
चलो ये वाला सवाल करते हैं। थोड़ा सा नॉइस हो रहा है, उसको एडजस्ट कर लेना। तो रेट हमारा दे रखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इसमें फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू 2.303/T log A0/80। सॉल्व करते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एट 10 सेकेंड। तो हम कर लेते हैं, टाइम को इधर ले जाते हैं। 2.303/K की वैल्यू दे रखी है 0.04 log A0/80। इसमें एक फॉर्मूला आता है सिंपल। अब हमें ये चेंज इन टाइम पीरियड दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं T इक्वल्स टू 2.303 K equals to 2.303/T2 minus T1 log (0.04/0.03). तो K को T2 माइनस T1, T2 हो गया 20 और 10 दे रखा है। तो K इक्वल्स 2.303/10 log 4/3। K को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.693/T हाफ, 0.693/T हाफ इक्वल्स टू 2.303/10 log 4/3। तो T हाफ इक्वल्स टू 0.693 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.303 log 4/3। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 24.1 सेकेंड। इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला याद करना होगा। जब भी हमें दो रेट दे रखे हों तो 2.303/T2 माइनस T1 log R1/R2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन of reactant is doubled in a reaction, its half life period is not affected। मतलब जो T हाफ है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C⁻1 माइनस N के। ये अगर 0 ऑर्डर हुआ तो C के डिपेंडेंट हो जाएगा। T हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज़ नहीं कर सकते बस। तो T हाफ अगर ये सेकंड हुआ तो C 1 माइनस 2 हो जाएगा 1, तो 1/C होता है। यानी T हाफ इन्वर्सली होता है फॉर सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने पढ़ा है कि T हाफ इक्वल्स टू 0.693/K। यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ जो होता है जो T 75% होता है वो 2 इंटू T हाफ होता है। वेरीफाई कर लेते हैं बस इसको। T हाफ है कितना 2, तो T 75 आ गया 4 आवर, तो यानी ये बराबर, यानी कौन सा ऑर्डर हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Which one of the following statement for the order of reaction is current?
ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड स्टेटमेंट ऑफ द रिएक्शन इज इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ऑर्डर को हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। सही बोल रहा है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर टू दोज कंसंट्रेशन ऑफ द टर्म ऑफ द रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द, जैसे ये बोल रहा है कि जैसे जो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसका जो पावर होता है उसका सम होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये तो सही बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा होल नंबर होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा होल नंबर होता है क्या? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2, ये तो होल नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, स्टोइकियोमेट्री से डिफाइन नहीं होता। जैसे कि अगर कोई रिएक्शन दे रखा है A+2B गिव्स C, तो रेट में क्या ये भी लिखेंगे हम A⁻1 B⁻2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ना कि स्टोइकियोमेट्री से डिफाइन। तो ये भी हमारा सही हो गया। तो हमारे इनकरेक्ट कौन सा हो गया? 27 का D। 28 पे चलते थे, मोल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो रेट कांस्टेंट क्या लिखते हैं? तो इसका होता है मोलैरिटी की पावर 1 - n पर सेकेंड। तो कर लेते हैं सॉल्व इसको। 1 - n मोलैरिटी फॉर जीरो ऑर्डर, तो 1 - 0 पर सेकेंड, तो मोलर पर सेकेंड। पर इसमें मोलर में नहीं दे रखा है, तो मोलैरिटी को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, तो यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमारा ऑप्शन हो गया 28 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के भी जो सवाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो फिर सॉल्व करते हैं। इसमें बेसिकली करना क्या होता है? रेट को हमें लिखना है, रेट हमारा होगा K A⁻x B⁻y। तो हमें ये x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इनिशियल हम देखेंगे A की कंसंट्रेशन 0.1, B की कंसंट्रेशन 0.1, तो रेट हमारा है 6 × 10⁻³ अब हम देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। A की कंसंट्रेशन 0.3, B की कंसंट्रेशन 0.2। हम सेकेंड और थर्ड रिएक्शन को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखेंगे A की रिएक्शन सेम है, B को डबल कर दिया। B को जैसे ही हम डबल कर रहे हैं रेट क्या हो रहा है? 4 टाइम हो जा रहा है, यानी B पे क्या है? स्क्वायर में डिपेंडेंट है। मान लो जैसे A का कंसंट्रेशन मैंने डबल करा, अगर इसको फॉर्मूला वाइज करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो भी उनको मैं लॉजिक से ही करा रहा हूँ। इसमें मैंने क्या करा? इनिशियल कंसंट्रेशन 0.3 0.2। अब मैंने क्या करा? A की कंसंट्रेशन को सेम ही रखा है और B को डबल कर दिया। B को जैसे ही डबल करा रेट हमारा 4 गुना हो रहा है, यानी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है B में, तो B का स्क्वायर। अब हम A देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 0.3 0.2। अब हम दूसरा रिएक्शन पकड़ते हैं। ये कैसे रिएक्शन? हाँ ये रहा 0.1 0.1 या 0.4 0.1। ये रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड फोर्थ। एक मिनट में यहाँ पे सारा साफ कर देता हूँ। अब देखो ये रहा फोर्थ। हमने क्या करा? इसकी कंसंट्रेशन को 4 टाइम कर दिया, तो B के कंसंट्रेशन को सेम रखा हमने और A की कंसंट्रेशन को 4 टाइम कर दिया, तो रेट कितना आ रहा है? रेट भी 4 टाइम हो रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी A⁻1। तो रेट क्या हो जाएगा? K A⁻1 और B का स्क्वायर।
के ए की पावर 1 बी का स्क्वायर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The half-life period of a first order reaction is 1386 सेकेंड। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू पूछ रखा है। बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है। टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के, तो के हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। 0.693 टी हाफ हमारा, टी हाफ कितना दे रखा है 1386 सेकेंड। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा आंसर क्या 30 का आंसर हो जाएगा हमारा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। The reaction of hydrogen and iodine monochloride given as the reaction of first order with respect to H2 gas and ICl. Mechanism A. Hmm, 33 का ठीक है। एक मैकेनिज्म दे रखा है MEC। मैकेनिज्म में दे रखा है H2 गैस प्लस 2 ICl गैस गिव 2 HCl प्लस I2 गैस। इसकी रेट लिखते हैं हम तो क्या आ जाएगा के H2 की पावर 1 ICl की पावर 2। पर इन्होंने क्या बोला रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड ICl, यानी ये दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट है, पर यहाँ तो एक के 1 आ रहा है, एक के रिस्पेक्ट में 2, तो ये नहीं हो सकता। मैकेनिज्म बी देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म बी में रेट क्या हो जाएगा, ये स्लो है तो यही होगा रेट। तो H2 की पावर 1 और ICl की पावर 1, तो दोनों में 1 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी ओनली, नॉट ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज द रेट कांस्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.5। व्हेन हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, तो टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है, तो टी हाफ क्या हो जाएगा ln 2/k, ये log 2/k। 34 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 35। The 60% of the first order reaction was completed in 60 minutes. 50% of the same reaction would be completed in approximately, ये क्वेश्चन करते हैं। 60% कंप्लीट हो रहा है 60 मिनट में, तो k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी दे रखा 60 मिनट में ही कर लेंगे। लॉग 60% कंप्लीट हो रहा है, यानी इनिशियल 100 है, 60 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 40, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी कितना 10/4 log 1 माइनस log 4, तो ये हो जाएगा के इक्वल्स टू 2.303 बाई 60 इंटू log 10 1 होता है, तो 1 माइनस log 4 होता है 0.6, तो ये आ जाएगा 0.4। तो यहाँ से हमारा के की वैल्यू आ जाएगा 2.303 इंटू 60 इंटू 0.4। यहाँ से हमारा के की वैल्यू आ गया। अब हम इस रिएक्शन में करते हैं, यहाँ पे 50% ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, तो यानी टी हाफ हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा ln 2/k, यानी 0.693/k हो गया हमारा कितना 2.303
इंटू 0.4 इंटू 60। इसको सॉल्व करने में हमारा कितना आंसर आ रहा है, टी हाफ। इसको देखेंगे हम 35 का आंसर हो जाएगा हमारा 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36। इस रिएक्शन में बेसिकली जो फर्स्ट दे रखा है उससे हमें के की वैल्यू निकालनी है और दूसरे वाले में पुट करके हमारा आ जाएगा। 36 सवाल करते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी रेट ऑफ एटक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 इज फाउंड टू बी इतना द हाफ लाइफ ऑफ द पीरियड। हम जानते हैं ना R इक्वल्स टू के ए की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट हमें कितना दे रखा है 2.0 इंटू 10 की पावर -5 द रेट ऑफ द इक्वल्स टू के ए की पावर 0.01 की 1, यहाँ से के आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन में 1 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3, आ गया हमारा के। ओके, हाफ लाइफ पूछा है तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के, 0.693/2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये आ गया 693/2, तो ये बेसिकली आ जाएगा 347 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The rate of the reaction between two reactants A and B decreases by a factor of 4 if the concentration of reactant B is doubled। यानी B को 2 गुना कर रहे हैं तो रिएक्शन 4 गुना यानी -2। देखो अगर B को डबल कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल, तो इसका मतलब B पे 1 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है B को डबल कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा है 1/4 टाइम्स, यानी ये किसके डिपेंडेंट है, -2 के। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 37 का, बी। 38 हाँ, ये अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी। 0 ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो कंसंट्रेशन के डिपेंडेंट ही नहीं होगा। तो जहाँ देखते हैं द रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये सही है। द रेट रिमेन अनचेंज्ड एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी। रेट रिमेन्स अनचेंज यानी बी और सी के कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, ये गलत हो गया, यानी बी एंड सी दोनों सही है, लेकिन मोर करेक्ट कौन सा है, बी ऑप्शन, क्योंकि रेट तो अनचेंज रहेगा सी और बी के भी कंसंट्रेशन में। लेकिन हम जब रेट निकालते हैं तो रेट में हम किसका कंसंट्रेशन देखते हैं, रिएक्टेंट का, तो मोर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, रिएक्टेंट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 42। हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4 सेकेंड। टी हाफ दे रखा है 4 सेकेंड, ठीक है, एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज 0.12। ए नोट दे रखा है 0.12। अब बताया द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 16 सेकेंड। चलो फिर करते हैं, 0.12 से आधा करा तो कितना हो गया 0.06, यहाँ पे कितना सेकंड लग गया 4 सेकंड। अब 0.6 को 0.3 लाने में 4 सेकंड और लग गया। अब इसको हमने और करा तो 0.015, तो हमारा कंसंट्रेशन कितना बच गया, 0.12 से आधा हुआ 0.06 बचा, इसको लगने में कितना टाइम लगा 4 सेकंड। तो 0.06 का आधा कर दिया हमने तो इसमें क्या लगा 4 सेकंड। टी हाफ वही होता है ना, इसके 0.03 को भी आधा कर दिया तो टोटल 12 सेकंड में हमें कितना मिल गया 0.015। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 16 सेकंड बोला है क्या, अभी तो 12 ही हुआ। फिर एक बार और करते हैं, 0.0705
0.075। यहाँ पे भी 4 सेकंड लग गया, तो टोटल कितना हो गया 16 सेकंड। 16 सेकंड में ही पूछा है, 16 सेकंड बाद कितना बच गया 0.0075। इजी सवाल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट versus time for a reaction is straight line between the negative of the slope. Concentration of the reactant versus time, यानी C नॉट वर्सेस टाइम, इसके बारे में पूछ रहा। ये बोल रहा है स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। मतलब ऐसा ग्राफ किसका बनता है, जीरो ऑर्डर का ही बनता है ना। सी नॉट माइनस सी टी इक्वल्स टू के टी, ठीक है। तो सी नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी टी। तो ये क्या हुआ, एक स्लोप पॉजिटिव में ऊपर चला गया और स्लोप क्या है नेगेटिव माइनस की। तो हमारा आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसके बाद शायद एक और सवाल बचा होगा, नहीं अभी 2-3 सवाल और बचे हैं। 44 A substance A decomposes by a first order reaction starting initially with 2m and after 200 minutes becomes 0.15 for this reaction। यानी इसको भी हम उसी तरीके से करते हैं। 2 मोलर है, 2 मोलर से इन्होंने 1 मोलर गया, 1 से कितना गया होगा 0.5, है ना। 0.5 से 0.25 और 0.25 से 0.125। नहीं, इसको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, इससे नहीं हो पाएगा। चलो करते हैं यार 44 सवाल। तो k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग, मतलब इनिशियल मान लेते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगा मेरा 2.303 बाई हाफ लाइफ रहेगा 200 मिनट इंटू लॉग 2 होता है 0.3। इसके सॉल्व करने के बाद हमारा k का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हमारा k का वैल्यू, इसको सॉल्व करते हैं 2.0, यहाँ से k आ गया जो भी है, इस वैल्यू को k। और अब हमें निकालना क्या, फॉर दिस रिएक्शन t हाफ इज, सॉरी अरे यार t हाफ तो निकालना। A substance decomposes by first order reaction starting initially with A equals 2 molar and after 200 minutes it becomes 0.15. तो T equals to 0. K equals to 2.303 by T log A upon में A minus X। तो 2.303 बाई 200 लॉग 2 अपॉन में 0.15। तो यहाँ से हमारा k कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस 2। यहाँ से ये हमारा आ गया k, तो t हाफ होता है 0.693 बाई k, 0.693 अपॉन में 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 53.49। ये बेसिकली किसके क्लोज है, 53.72 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट
लीड टू चेंज इन, जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट का तो क्या होगा, ये रहा कॉन्सेंट्रेशन, पहले रिएक्शन इतना, ये आपस में एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब जैसे हमने और बढ़ा दिया कंसंट्रेशन तो और ज़्यादा ये कोलाइड करने लगेंगे, यानी हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन कुछ चेंज नहीं हुआ, थ्रेशोल्ड नहीं, हमारा चेंज क्या होगा, सी 47। फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी 0 एंड द रेट कांस्टेंट 200 केल्विन इज द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन विल बी। तो हमने ये पढ़ा log K2/K1 इक्वल्स टू EA बाई 2.303 और 1/T1 माइनस 1/T2। अब यहाँ पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी 0 दे रखा, यानी ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो log K2 400 केल्विन पे अपॉन में K1 200 केल्विन पे, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ये 0 तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करते हैं, ये जाएगा 2, तो log 2 और 0 किसका होता है, log 1 का वैल्यू, तो K200 K400 बाई 200 कितना आ जाएगा 1, यानी K400 इक्वल्स टू K200, यानी जो पहले 200 केल्विन पे वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यानी सी 47 का सी। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। जो कैटलिस्ट क्या करता है, ये मान लेते हैं ये कोई रिएक्शन हो गई हमारी, कौन सी, एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा एक हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डायग्राम। ये हमारा इनिशियल, ये हमारा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और इन दोनों का चेंज होता है, वो क्या होता है, डेल्टा एच, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, ये हो गया हमारा डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या हो जाएगा फिर, इन दोनों का चेंज ये रहा। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, तो जो हमारा कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको कोई एक छोटे से पाथ से ले जाएगा और इस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट करा देगा। तो यानी इसने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर दिया। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डी। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो हम जानते हैं k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, सारे एल एन में तो एल एन लेते हैं, एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। हमें क्या निकालना है, द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी लॉग के वर्सेस टेम्परेचर का ले लें। तो इसमें हो जाएगा एल एन के वर्सेस 1/t का करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, ई ए बाई आर। तो यहाँ से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, एल एन के वर्सेस 1/t।
what is the activation energy for the reaction if its rate double when the temperature is raised from 20 डिग्री to 35 डिग्री सेल्सियस। चलो देखते हैं। तो log K2 by K1 equals to EA by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही लेते हैं। चलो फिर वैल्यूज पुट करते हैं बस। अभी इन्होंने क्या बोला, रेट हो रहा हमारा डबल्स हो रहा है, यानी इनिशियल 2K मान लेते हैं तो फाइनल 2K मानते हैं तो इनिशियल K हो जाएगा। तो ये आ जाएगा log 2K by K इक्वल्स टू EA by 2.303 इंटू 8.314 1 अपॉन T1 कितना आ जाएगा, T1 दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 293 माइनस 1 अपॉन 308। तो ये log 2 कितना आ जाएगा 0.3 इक्वल्स टू EA बाई 2.303 इंटू 8.314 15 अपॉन में 293 इंटू 308। अब इसके बाद यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी निकालना हमें, तो हम क्या करें, सिंपली 0.3 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 308 डिवाइडेड बाय 15। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 34.7 किलो जूल पर मोल। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बी। A reaction having equal energies of activation energy, तो यानी डेल्टा एच हमारा क्या होता है, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। अब इन्होंने क्या करा, इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा हमारा 0। तो डेल्टा एच 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा ln K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA बाई R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो log K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA बाई R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या लिख देंगे इसको, log K2 बाई K1 इक्वल्स टू माइनस EA बाई R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन energy of activation energy is A and enthalpy of reaction of delta H of both these in minimum value of EA will be। यानी हमें क्या बोल रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होता है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। एंडोथर्मिक यानी फाइनल एनर्जी कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। अब इन्होंने क्या करा, EA is the energy of activation is EA and this is EA। ये तो ना एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा EA will be, दिस इज डेल्टा H। तो जो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, डेल्टा H से तो ज़्यादा ही होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मोर देन डेल्टा H। 53 का C। 54, द रेट कांस्टेंट K1 and K2 for two different reactions 10 gear 16 E or minus 10 gear E, the temperature coefficient at which K1 equals to K2। तो हमें क्या कर रखा है, जो K1 है
उसका वैल्यू दे रखा है 10 की पावर 16 इंटू ई की पावर माइनस 2000 बाई टी। और K2 क्या दे रखा है 10 की पावर 15 ई की पावर माइनस 1000 बाई टी। K1 और K2 को इक्वल कर दिया तो क्या करते हैं 10 की पावर 15 इंटू ई की पावर माइनस 1000 बाई टी इक्वल्स टू 10 की पावर 16 इंटू ई की पावर माइनस 2000 बाई टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 10 आ जाएगा तो ई की पावर माइनस 1000 बाई टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 2000 बाई टी इंटू 10। ठीक है, इसके बाद क्या करता है एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों साइड तो क्या आ जाएगा हमारा टेकिंग लॉन्ग तो log 10 माइनस 2000 बाई टी इक्वल्स टू 1000 बाई टी। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हमने log ले लिया तो log इंटू की पावर माइनस 1000 बाई समथिंग ये हो जाएगा माइनस 1000 बाई टी और 10 log 10 माइनस 2000 बाई टी। log 10 होता है हमारा 1 तो हो जाएगा 1 इक्वल्स टू माइनस 1000 बाई टी प्लस 2000 बाई टी, है ना। सॉरी ln 10 ही रहने देते हैं अभी क्योंकि ये log 10 की वैल्यू थी log 10। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, टेम्परेचर कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1000 बाई टी इक्वल्स टू ln 10। पेज आगे बढ़ाते हैं 2.303 इंटू 1 इंटू टी इक्वल्स टू 1000। तो टेम्परेचर कितना आ गया 1000 बाई 2.303। ln 10 को हम क्या लिख सकते हैं ln 10 को लिख सकते हैं 2.303 log 10। इसके बाद हम यहाँ वैल्यू पुट करा उसके बाद तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स किसके आसपास आएगा 2.3 नहीं 400 से 500 के बीच में आएगा। ऑप्शन में दे रखा है 1000 बाई 2.303 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सिंपल रिएक्शन ACP इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज। एक सेकेंड, एक ये सिंपल रिएक्शन ले लेता हूँ मैं, ये मान लिया मैंने एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये मान लेते हैं ये है तो बैकवर्ड रिएक्शन के क्या हो जाएगा ये हो जाएगा EB। तो EB जो होता है ऑलवेज लेस देन EA, नहीं ऑलवेज तो नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा। कैन बी लेस एट मोर देन EA, या तो ये ज़्यादा भी हो सकता है और यही अगर हमने ऐसा ले लिया तो ये ज़्यादा हो गया और EB कम हो गया। इस केस में EB तो EB इस केस में कम है EA से और इसमें EB ज़्यादा है EA से। तो एक्टिवेशन एनर्जी लेस और मोर देन दोनों हो सकता, नेगेटिव तो नहीं होता, ऑलवेज डबल नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा टी। 57 When a biochemical reaction is carried out in laboratory in the absence of enzyme, then rate of the reaction is 10 to the power minus 6. Then the energy of reaction in the presence of enzyme. तो 56 का हमारा क्या हो जाएगा
log presence of enzyme और catalyst increases the speed of reaction. क्या करता है? speed of reaction करता है by P is required can't say anything different from EA is obtained in the laboratory. जो पार्ट है आउट ऑफ सिलेबस है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58. Activation energy of a chemical reaction can be determined by evaluating rate constant at different speed, different standard temperature, evaluating rate constant at two different temperature. मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम दो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ले और उसके बाद हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं. तो हमारा क्या हो जाएगा? टू डिफरेंट टेम्परेचर सेम पे निकालेंगे तो ये log 1 0 हो जाएगा, तो हम निकाल नहीं पाएंगे. 59. In the reversible reaction the energy of activation of the forward reaction is इतना, the energy of the activation for the reverse reaction is. In the reversible reaction तो हम जानते हैं डेल्टा H इक्वल्स टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड. तो डेल्टा H या तो नेगेटिव हो सकता है या डेल्टा H पॉजिटिव हो सकता है. तो ये अगर जब ये नेगेटिव होगा तो मान लेते हैं ये नेगेटिव हो गया तो डेल्टा EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड. तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए, EA फॉरवर्ड अगर 50 है तो 50 में अगर कुछ माइनस करे तो EA बैकवर्ड इस टाइम पे बड़ा हो जाएगा. ये अगर पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे ये EA फॉरवर्ड बड़ा हो जाएगा, यानी ग्रेटर और लेस देन 50 किलो कैलोरी हो सकता है. तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी. 60. A chemical reaction is catalyzed by a catalyst here X reduces enthalpy. नहीं, हमें क्या पता था? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर सकते हैं. तो 60 का सी, इंक्रीज या डिक्रीज. For an exothermic reaction, the energy of activation of the reactant is greater than the equal to energy of the activation of the products, less than the energy of activation of the products, greater than the energy of the activation of the product. Exothermic delta H equals to EA forward minus EA backward. For exothermic delta H क्या होता है? नेगेटिव होता है. EA forward एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी EA रिएक्टेंट माइनस EA प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट का क्या होगा? तो ये प्रोडक्ट का ज़्यादा होना चाहिए किससे? रिएक्टेंट से. तो यानी लेस देन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट. 61 का बी. एट्स ऑल. यहाँ पे हमारे सारे सवाल ख़त्म हो गए. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और किसी चैप्टर के साथ. अब हमारे 12th में शायद एक चैप्टर और बच चुका है, फिजिकल का सॉल्यूशन. तो नेक्स्ट चैप्टर में उसे ही कर लेते हैं. जब तक के लिए पढ़ते रहिए. कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें.